हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। आज अपनी करंट अफेयर सीरीज का है पार्ट 50। क्या है पार्ट 50? यानी कि आज अपने 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक फॉर यूपीएससी 2026 कवर हो गए इस वीडियो में। ठीक है, अपन ने 250 टॉपिक्स कवर कर लिए अभी तक। तो ये 250 टॉपिक्स अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका वो होता है ना कि प्रीलिम्स 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया, वो नहीं रहेगा। ये जो सीरीज है ना, ये काम ही ब्रिज का करेगी कि आपकी जो मार्क्स आ रहे हैं प्रीलिम्स में और प्रीलिम्स के जो कट ऑफ है उसमें ये ब्रिज का काम करेगी। आपको ये सीरीज प्रीलिम्स क्रॉस करवाएगी। ठीक है, ये डिजाइन ही इस तरीके से करी गई है। इस सीरीज में ट्रैप्स बताए गए हैं कि यूपीएससी कैसे कैसे कंफ्यूज कर सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना किसी भी जगह। देखो, पढ़ना एक अपनी जगह होता है, पढ़ने के बाद कहाँ गलती हो सकती है ये सोचना हर टॉपिक पे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये काम कोई नहीं करवाता आपको। आप कहीं भी देख लो, आप महंगी से महंगी कोचिंग में चले जाओ, आपको ये काम कोई नहीं करवाएगा, ये काम हम करवा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो अपने 250 टॉपिक्स हो गए हैं। देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। आज का अपना पहला टॉपिक है लेवांट रीजन। लेवांट रीजन ओरिजिनली मीन करता है ईस्ट। लेवांट का मतलब ही ईस्ट होता है। तो मेडिटेरियन सी का जो ईस्टर्न पार्ट है ना, ईस्ट ऑफ इटली कह लो, मेडिटेरियन सी के जो ईस्ट वाला पार्ट है ना, उसे कहा जाता है लेवांट रीजन। लेवांट रीजन में 4 कंट्रियां आती हैं, सीरिया, लेबनान, इसराइल, जॉर्डन। पर थोड़ा पैलेस्टीन का भी पार्ट आता है, और सिप्रस को ब्रॉडर लेवांट रीजन में माना जाता है। सिप्रस भी बहुत इस तरफ ही है, ईस्ट में ये मेडिटेरियन सी के। तो इसको टिपिकली लेवांट रीजन में नहीं माना जाता सिप्रस को, इसको ब्रॉडर लेवांट रीजन में मान लेते हैं। देखो, 4 कंट्रीज आती हैं लेवांट रीजन में, सीरिया, लेबनान, इसराइल और जॉर्डन। ठीक है, और पैलेस्टीन का भी कुछ पार्ट आता है, पर आप 4 कंट्री ही माने। एक बार रीड कर लेते हैं। लेवांट ओरिजिनली मीन्स द ईस्ट और मेडिटेरियन लैंड्स ईस्ट ऑफ इटली। द रीजन इज बॉर्डर्ड बाय टॉरस माउंटेन्स टू द नॉर्थ, द मेडिटेरियन सी टू द वेस्ट, एंड द सीरियन अरेबिक सिनाई डेजर्ट टू द ईस्ट एंड साउथ। देखो, इसकी ज्योग्राफी भी बहुत ऐसी है। इसके वेस्ट में तो क्या पड़ता है, वेस्ट में क्या पड़ता है, मेडिटेरियन सी, क्योंकि ये मेडिटेरियन सी के ईस्ट पार्ट में है। लेवांट रीजन मेडिटेरियन सी के ईस्ट पार्ट में है, तो लेवांट रीजन के वेस्ट पार्ट में पड़ेगा मेडिटेरियन सी। ठीक है, इसके नॉर्थ में पड़ते हैं टॉरस माउंटेन्स। तो यहाँ से आपको टॉरस माउंटेन्स की भी लोकेशन याद रखनी है, सीरिया के ऊपर पड़ते हैं। ठीक है, और इसके ईस्ट में और साउथ में डेजर्ट्स पड़ते हैं अलग अलग टाइप के, चाहे वो सीरियन डेजर्ट हो, अरेबियन डेजर्ट हो, या सिनाई डेजर्ट हो। सिनाई डेजर्ट इजिप्ट का पार्ट है, अरेबियन डेजर्ट सऊदी अरेबिया वगैरह में पड़ता है, सीरियन डेजर्ट सीरिया में पड़ता है। ठीक है, इट इज अ हिस्टोरिकल geographical region bordering the eastern Mediterranean Sea, roughly encompassing modern day Syria, Lebanon, Israel, Jordan. 4 countries हैं, सीरिया, लेबनान, इसराइल, जॉर्डन एंड द पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। Cyprus is generally considered part of the broader Levantine region। देखो इस स्लाइड से क्या क्या याद रखना है। लेवांट का मतलब क्या है, ईस्ट होता है, मेडिटेरियन लैंड्स ईस्ट ऑफ इटली होता है। ठीक है, फिर आपको याद रखना है लेवांट रीजन के पड़ोसी कौन है। नॉर्थ में तो टॉरस माउंटेन पड़ता है, वेस्ट में तो ऑब्वियस सी बात है मेडिटेरियन सी पड़ता है, और ईस्ट में और साउथ में डेजर्ट्स पड़ते हैं अलग अलग। सीरिया के ईस्ट में पड़ता है सीरियन डेजर्ट, जॉर्डन के साउथ में पड़ता है सऊदी अरेबिया, तो वहां पे पड़ता है अरेबियन डेजर्ट, और इनके इधर पड़ता है सिनाई पेनिनसुला वाले साइड पे क्या पड़ता है, सिनाई डेजर्ट। ठीक है, लेवांट रीजन में 4 देश आते हैं, लेवांट रीजन में 4 देश आते हैं, लेवांट रीजन में 4 देश आते हैं, सीरिया, लेबनान, इसराइल, जॉर्डन। इनकी लोकेशन भी मैप में देख लो। और पैलेस्टीन भी आता है, कुछ पार्ट्स आते हैं, पर उनको कंट्री नहीं मानते ना अपन, इसलिए। सिप्रस भी आता है, पर वो ब्रॉडर लेवांट रीजन में आता है। आप डायरेक्टली लेवांट लेवांट रीजन में नहीं बोल सकते, पर कुछ कुछ स्टडीज में बोलते हैं कि लेवांट रीजन कुछ ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो सिप्रस आता है। सिप्रस मेनली लेवांट रीजन में नहीं आता, सिप्रस ब्रॉडर लेवांट रीजन में आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सिप्रस की बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया भर में देखो, आप सिप्रस का लेवांट रीजन का मैप डालोगे कहीं भी, तो लेवांट रीजन का मैप डालोगे तो उसमें सिप्रस भी आ रहा है। पर सब लोग पढ़ा रहे हैं कि लेवांट रीजन में ये 4 देश ही हैं। अरे तो अब एक एस्पिरेंट को लगेगा ना कि सिप्रस क्या कर रहा है इस मैप में, तो वो ब्रॉडर लेवांट रीजन में आ रहा है, लेवांट रीजन में नहीं आ रहा, ब्रॉडर लेवांट रीजन में आ रहा है। It has been described as the crossroads of Western Asia, Eastern Mediterranean, and North.
नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, देखो कोई क्रॉस रोड के बीच में पड़ता है, आपको वेस्ट एशिया से ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में जाना हो, मेडिटेरियन में जाना हो, तो ये बहुत बीच में पड़ता है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि यहाँ पे क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है इसे। सारे अब्राहमिक रिलीजन यहीं से तो निकले हैं, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। एक बार मैप अच्छे से देख लो, ये है सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इसराइल, ये 4 देश आते हैं लेवांट रीजन में। साथ में पैलेस्टीन की भी कुछ टेरिटरीज आती हैं। अगर अपन ब्रॉडर लेवांट रीजन देखा जाए तो उसमें सिप्रस को इंक्लूड कर लिया जाता है। लेवांट रीजन कहाँ पड़ता है? ईस्ट ऑफ मेडिटेरियन सी में पड़ता है, तो लेवांट रीजन के वेस्ट में क्या पड़ेगा? मेडिटेरियन सी पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ऊपर इसके माउंटेन्स पड़ते हैं, टॉरस माउंटेन्स पड़ते हैं, याद रखना है। इसके ईस्ट में और साउथ में तो डेजर्ट्स पड़ते हैं, सीरियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, और कौन सा डेजर्ट पड़ता है? सिनाई डेजर्ट पड़ता है, ठीक है। इसकी लोकेशन याद रख लेना, कौन कौन से देश आते हैं ये याद रख लेना, यही सवाल बनेंगे यूपीएससी के, इससे आगे सवाल नहीं बनेंगे, ठीक है। डबल डाइवर्जेंट सा सबडक्शन हुआ है कि प्लेटें अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शंस में सबडक्ट हुई हैं, इसलिए न्यूज में है ये अपनी टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से। अब टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से कोई सी न्यूज में है तो पढ़ना पड़ेगा। एक बार रीड कर लेते हैं। मोलक्का सी, एक बार मैप देखो, इंडोनेशिया के बीच में ये मोलक्कस वगैरह करके रीजन है ना, मोलक्का सी वाले मैप में आपको दिख रहा होगा, इक्वेटर के जस्ट नीचे यहाँ पर है, ठीक है। The Molucca Sea is the water body located in the Western Pacific Ocean within the Indonesian archipelago. Western Pacific Ocean में पड़ता है Molucca Sea. Boundaries. It is bounded by Sulawesi, जिसे सेलेप सी भी कहा जाता है, to the west, Halmahera to the east, the Sula Islands to the south, and connects northward to the Philippine Sea. देखो सेलेप सी कहाँ पड़ता है? सेलेप सी भी इसी रीजन में पड़ता है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में पड़ता है, इंडोनेशिया के पास पड़ता है, ये भी याद रखना है। सुला सी भी यहीं पड़ता है, तो आपको बाउंड्रीज तो याद रखनी ही है। मोलक्का सी की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से ये फेमस हो रहा है। बाउंड्रीज क्या है? इट इज बाउंडेड बाय सुलावेसी टू द वेस्ट, हल्माहेरा टू द ईस्ट, द सुला आइलैंड्स टू द साउथ, एंड कनेक्ट्स नॉर्थवर्ड टू द फिलीपीन सी। देखो मेजरली आप सेलेप सी की तो याद रख ही लो कहां पर है, फिलीपीन सी कहां पर है, मोलक्का सी कहां पर है वो याद रखना है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है और इंडोनेशियन आर्चिपेलागो के बीच में ही है। टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या है इनकी? द सी लाइज ओवर द मोलक्का सी प्लेट which is subducted in two opposite directions called divergent double subduction. देखो सबडक्शन तो होता है, ये डाइवर्जेंट डबल सबडक्शन क्या है कि प्लेटें, जो मोलक्का सी की प्लेट थी ना, मोलक्का सी प्लेट थी, वो सबडक्ट हुई, वो सबडक्ट ऐसे हुई, ऐसे थी प्लेटें, वो अलग अलग डायरेक्शन में सबडक्ट हुई, वो अलग अलग डायरेक्शन में सबडक्ट हुई, इसलिए इन्हें डाइवर्जेंट डबल सबडक्शन कहा जाता है। डाइवर्जेंट डबल सबडक्शन, दिस इज द रेयर जियोलॉजिकल फिनोमिना, ये बहुत रेयर है, ये जनरली देखा नहीं जाता। वेयर द मोलक्का सी प्लेट इज सबडक्टेड इन टू अपोजिट डायरेक्शन। देखो ये मोलक्का सी प्लेट थी, ये ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में सबडक्ट हुई है, कहाँ हुई है? अलग अलग डायरेक्शन में सबडक्ट हुई है, तभी मोलक्का सी बना है। वेस्टवर्ड अंडर द यूरेशियन प्लेट, देखो जो वेस्ट वाली थी ना वो यूरेशियन प्लेट के, सॉरी ऐसे, जो वेस्ट वाली थी ना वो यूरेशियन प्लेट के अंदर चली गई, और जो ईस्ट वाली थी वो फिलीपीन सी के अंदर चली गई। जो वेस्ट वाली थी वो यूरोपियन प्लेट के अंदर चली गई, जो ईस्ट वाली थी वो फिलीपीन सी प्लेट के अंदर चली गई, ठीक है। देखो सीज का निर्माण तभी होता है जब प्लेट सबडक्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंट डबल सबडक्शन हुआ है, तो आपको याद रखना है डाइवर्जेंट डबल सबडक्शन क्या है। डाइवर्जेंट डबल सबडक्शन ये है कि ये एक प्लेट है, वो सबडक्ट हुई, सबडक्ट वो ऐसे हुई कि वो अलग अलग रीजन में डाइवर्जेंट टू अपोजिट डायरेक्शन में वो सबडक्ट हो गई, ठीक है। ऐसे प्लेट थी, ये ऐसे हो गई तो ये सबडक्ट हुई, वो ऐसे चली गई तो वो एक डायरेक्शन में गई, तो वो सबडक्शन है, वो डाइवर्जेंट डबल सबडक्शन नहीं है, ठीक है। डाइवर्जेंट डबल सबडक्शन ये है कि दो प्लेटें थी, ऐसे प्लेट थी, वो ऐसे अपोजिट डायरेक्शंस में सबडक्ट हो गई, उसे कहते हैं डाइवर्जेंट डबल subduction. This is the rare geological phenomena where the Molucca Sea plate is subducted in two opposite directions, westwards under the Eurasian plate and eastwards under the Philippine Sea. याद रखना ये क्या होता है डाइवर्जेंट डबल सब। यूथालिया जुबिनगर्गी, देखो ये एक न्यू स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई है जो मिली है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के लेपार्डा फॉरेस्ट रीजन है, वहां पर ये न्यू स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई मिली है। इनका जीनस है यूथालिया, ठीक है। और इस बटरफ्लाई का नाम रखा गया है
आसाम के कल्चरल आइकन है, बहुत बड़े सिंगर रहे हैं जुबिन गर्ग, उनकी लेगेसी को याद में रखते हुए उनके नाम पे ये रखा गया है। यूथालिया जो जीनस की बटरफ्लाईज होती है ना, इनको कॉमनली बोला जाता है बसार ड्यूक, इनकी मिलती जुलती स्पीशीज को, क्योंकि इनकी लगभग 80 स्पीशीज रिकॉर्ड करी गई हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ये जो इथालिया बटरफ्लाई है ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में मिलती है। एक बार रीड कर लेते हैं। रिसेंटली अ न्यू स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई रिकॉर्डेड इन द फॉरेस्ट ऑफ लेपार्डा इन अरुणाचल प्रदेश has been named after Zubin Garg, the cultural icon of Assam. The butterfly species named Euthalia zubingargi. The researchers have suggested Basar duke as the species' common name. Euthalia zubingargi is one of the more than 80 species from this group recorded in India's northeastern region. The butterfly belongs to the genus Euthalia, a group commonly found across South and Southeast Asia. देखो इस स्लाइड से अपने को क्या क्या याद रखना है। उथालिया जुबिन गर्गी क्या है? उथालिया जुबिन गर्गी बटरफ्लाई है। ठीक है, पहला सवाल तो यही, ये बटरफ्लाई कहाँ मिली है? आप लोगों को जुबिन गर्ग से लगेगा आसाम में मिली है, पर नहीं, ये अरुणाचल में मिली है। दो सवाल ये हो गए। फिर लेपार्डा फॉरेस्ट रेंज कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी याद रखना है। और फिर ये भी सवाल आ सकता है बसार ड्यूक क्या है? बसार ड्यूक यूथालिया जीनस की बटरफ्लाईज का कॉमन नेम है, तो बसार ड्यूक भी बटरफ्लाईज होती हैं। उथालिया, यूथालिया क्या होता है? बटरफ्लाई की ही कुछ मिलता जुलता जीनस है, ऐसे याद रखना है आपको। ये नॉर्थ ईस्ट रीजन और साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं, ऐसे याद रखना है। ठीक है, यूथालिया जुबिन गर्गी क्या है? बटरफ्लाई है, ये याद रखना है, सीधा सवाल आ सकता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार देख लेते हैं। दे आर नोन फॉर अर्दी ब्राउन विंग्स विद प्लेट पेल स्पॉट्स। देखो थोड़ा मिट्टी जैसे ही इनका कलर होता है, उसमें पेल स्पॉट्स होते हैं। ये बटरफ्लाई कहाँ रहना पसंद करती है? ठंडे इलाकों में रहती है, शेड में रहना पसंद करती है, जहाँ पे लो वेजिटेशन हो। ये ट्री सैप पे ही फीड कर लेती है, मिनरल वगैरह वहां से ले लेती है स्ट्रीम के आसपास से। ठीक है, ये जो बटरफ्लाई है ना, इसके बारे में अभी ज्यादा नॉलेज है नहीं कि इनका ब्रीडिंग पैटर्न क्या है, ये कहाँ रहती हैं, कौन सा इनका होस्ट प्लांट है, इनकी लाइफ साइकिल क्या है, इसके बारे में ज्यादा नॉलेज है नहीं अभी, क्योंकि अभी रिसेंटली ही मिली है। पर इनका हैबिटेट देख लेते हैं कि ये ज्यादातर फॉरेस्ट में ही रहना पसंद करती हैं इनकी बनावट के हिसाब से। 2025 में ऑब्जर्व करा गया था कि ये सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में रहना पसंद करती हैं, 600 से 750 डिग्री 700 मीटर एलिवेशन पे। ये सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में रहना पसंद करती हैं 600 से 750 मीटर के एलिवेशन पे। ठंडे इलाके हो जाएंगे, टेम्परेट इलाके हो जाएंगे, ये वहीं रहना पसंद करती हैं। अरुणाचल में ये मिली है बटरफ्लाई, ये बात रखनी है याद आपको। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर नोन फॉर अर्दी ब्राउन विंग्स विद पेल स्पॉट्स। द बटरफ्लाई प्रेफर्स कूल शेडेड फॉरेस्ट इंटीरियर्स, resting on low vegetation, feeding on tree sap and gathering minerals near stream. Much of its life cycle, breeding pattern and host plants remain unknown. Habitat, they are typically seen in forested habitats and they are known for their earthy brown wings marked with pale spots. It was observed in 2025 in semi-evergreen forest at 600 to 750 meters elevation. देखो सिंपल सी बात है, इसके बारे में अभी पूरी नॉलेज है नहीं, ये थोड़ा रिसेंटली ही मिली है, तो इसके बारे में ज्यादा सवाल आएंगे नहीं। सिर्फ सीधे सीधा सवाल आ जाएगा कि ये जो स्पीशीज है एथालिया जुबिनगर्गी, तो एथालिया जुबिनगर्गी क्या है? वो बटरफ्लाई है, सीधा सवाल यही आएगा यूपीएससी का। ज्यादा से ज्यादा पूछ लेंगे वो कहाँ मिली है, वो अरुणाचल प्रदेश में मिली है। और बसार ड्यूक क्या है? वो भी बटरफ्लाई होती है, एथालिया जीनस की, ये सवाल आएगा, इसके आगे सवाल नहीं आएगा। ठीक है, फ्यूचर में आ सकता है 4-5 साल बाद, जब तक ज्यादा रिसर्च होगी इस पे, पर अभी रिसेंटली नहीं आएगा, तो चिल रहो। ये यूथालिया जुबिनगर्गी क्या है इतना ही याद रख लो, बटरफ्लाई है, अरुणाचल प्रदेश में मिली है। यूथालिया जीनस की बटरफ्लाई नॉर्थ ईस्ट रीजन और साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया में मिलती हैं। इनको बसार ड्यूक भी कहा जाता है, इतना याद रख लो, दैट्स सफिशिएंट। देखो ये है पर्शियन लेपर्ड। अभी देखो ईरान में वॉर चल रही है, बहुत ज्यादा न्यूज में है ईरान, तो ईरान से रिलेटेड हर चीज जरूरी है, ज्योग्राफी भी जरूरी है, वहाँ की वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी भी जरूरी है। तो अपन ईरान की वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड पर्शियन लेपर्ड के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी का भरोसा नहीं है, कहीं से भी सवाल बना देते हैं ये लोग। पर्शियन लेपर्ड को कॉकेशियन लेपर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये ईरान के साथ साथ सेंट्रल एशिया, टर्की, कॉकेकस वाले रीजन में भी रहते हैं। एंटोलोनियन लेपर्ड भी कहा जाता है इस लेपर्ड को। ये लेपर्ड देखो जनरली तो साइज में थोड़ा छोटा ही होता है बाकी सारे लेपर्ड से। हिस्टोरिकली तो ये पूरे रीजन में घूमते थे,
पूरे एशिया, सेंट्रल एशिया में घूमते थे, कॉकेकस रीजन में घूमते थे, पर अभी ये मेनली ईरान में ही बचे हैं सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में, इसलिए इन्हें पर्शियन लेपर्ड भी कहा जाता है। ईरान के साथ साथ ये थोड़ा तुर्कमेनिस्तान में भी है 100 के करीब, और थोड़ा साउथ वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी ये मिलते हैं। ठीक है, पर्शियन लेपर्ड मेनली सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, ईरान में रहते हैं। इनका आयुसियन स्टेटस भी एंडेंजर्ड है, ये सॉलिटरी होते हैं वगैरह वगैरह, देखते हैं इनके बारे में। एक बार ये स्लाइड रीड कर लेते हैं। Persian leopard. They are most commonly found in mountainous region covered with forest, woodlands, scrublands, and rocky outcrops and prestigious slopes. देखो, जंगलों में रहना पसंद करते हैं, स्क्रब लैंड में, वुडलैंड में रहना पसंद करते हैं, पथरीले इलाकों में भी रह लेते हैं, पहाड़ियों पे भी रह लेते हैं, ये तभी तो कॉकेकस माउंटेन्स में ही रहते हैं। दे आर सब स्पीशीज ऑफ लेपर्ड नेटिव टू वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया। देखो, जो वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में लेपर्ड मिलते हैं ना, ये उनकी ही सब स्पीशीज हैं। Historically, their range extend from modern-day Turkey and the Caucasus across Iran, parts of Central Asia, Turkey, Central Asia, South West Asia, Caucasus region, इस पूरे region में ये spread होते थे। The largest remaining population, about 500 to 700 individuals, is found in Iran. देखो, नाम ही क्या है, पर्शियन लेपर्ड है, तो सबसे ज्यादा ये ईरान में ही मिलते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तुर्कमेनिस्तान हैज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ईरान के बाद ही तुर्कमेनिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। They are currently present in countries across Southwest and Central Asia. ठीक है, आगे देखते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। They have grayish, slightly reddish fur with large rosettes on the flanks and back, smaller ones on the head and neck. देखो, इनके वही हैं, कैसा ग्रेइश से वो होते हैं, स्लाइटली रेडिश फर होता है इनका, देख लो। जो मेल्स होते हैं ना, वो 90 किलो तक वेट करते हैं, और फीमेल्स छोटी होती हैं। आपको ये याद रखना है कि मेल साइज में बड़े होते हैं पर्शियन लेपर्ड में, और फीमेल्स छोटी होती हैं। ये नॉक्टर्नल होते हैं, क्योंकि देखो, शिकारी जानवर सारे नॉक्टर्नल ही होते हैं, रात को शिकार करेंगे। उन्होंने खुद को अडेप्ट ही ऐसा कर लिया कि वो रात को देख पाए, क्योंकि शिकार करने में आसानी होती है। और ये सॉलिटरी होते हैं। देखो, शेरों के अलावा, मतलब जो भी लेपर्ड्स होते हैं ना, लेपर्ड्स सारे सॉलिटरी होते हैं, चाहे वो इंडियन लेपर्ड हो या पर्शियन लेपर्ड हो। ये कार्निवोर्स होते हैं, और ये कुछ भी शिकार करके खाते हैं, ये डेट्रीवोर्स नहीं होते, ये स्कैवेंजर्स भी नहीं होते, ये शिकार करके ही खाते हैं। इनको थ्रेट क्या क्या है, इनका हैबिटेट हट रहा है, पोचिंग हो रही है, नेचुरल जो इनका प्रे है वही कम हो रहा है, कि मतलब जीव जंतु कम हो रहे हैं, हर्बीवोर्स कम हो रहे हैं, तो कार्निवोर्स की पॉपुलेशन पे फर्क पड़ेगा। ह्यूमंस के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, क्योंकि लोग एनक्रोचमेंट काफी सारा कर रहे हैं, इनके हैबिटेट में घुस रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो ह्यूमन से इनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इंसान मार देते हैं इनको, तभी इनका आईसीयूएन स्टेटस एंडेंजर्ड आ गया है। क्या है एंडेंजर्ड? इनका साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथरा पैरडस टुलियाना। ठीक है, इनको एंटोलियन और कॉकेशियन लेपर्ड भी कहा जाता है। इनके बारे में क्या क्या याद रखना है, पर्शियन लेपर्ड हैं ये। क्या है, पर्शियन लेपर्ड सबसे ज्यादा ईरान में मिलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ मिलते हैं, सेंट्रल एशिया में मिलते हैं और साउथ वेस्ट एशिया में मिलते हैं, पर हिस्टोरिकली ये टर्की कॉकेकस तक जाते थे। ठीक है, इनमें मेल बड़े होते हैं, फीमेल छोटी होती हैं। ये नॉक्टर्नल होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है, कार्निवोर मैमल के लिए आपको लेपर्ड के बारे में पता होना चाहिए। इनके थ्रेट वही है, जेनरिक थ्रेट्स ही हैं, तो ज्यादा घुमावदार सवाल बन नहीं सकता। और इनका आईसीएन स्टेटस देख लेना, एंडेंजर्ड है ये, और साइंटिफिक नेम है पैंथरा पैरडस टुलियाना। देखो, साइंटिफिक नेम और आईसीएन स्टेटस ना याद रख ही लेना, क्योंकि ईरान से रिलेटेड हैं, ये ईरान में सबसे ज्यादा रहते हैं ना, इसलिए कह रहा हूँ। देख लो, ऐसे दिखते हैं पर्शियन लेपर्ड। जब हालात सामान्य हो जाएंगे, जब ईरान जाकर भी देख लेंगे, अभी तो ऐसे ही देख लो। अब एक देश के बारे में पढ़ेंगे अपन, लड़ाई लड़ाई से अब ईरान ही हमारे दिमाग में आ रहा है लड़ाई से, पर अमेरिका ने वेनेजुएला में भी कुछ कुछ करा था। अब क्या करा था वो अपने को जानने की जरूरत नहीं है, अपने को क्या जानने की जरूरत है, वेनेजुएला के लैंड बॉर्डर्स। तो देखो, ये है वेनेजुएला, ये कहाँ पड़ता है, ये साउथ अमेरिका में पड़ता है, ये साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में पड़ता है। क्या ये साउथ अमेरिका की नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री है? नहीं, वो कोलंबिया है, कोलंबिया, पनामा वगैरह है। ठीक है, ये नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री नहीं है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, ये बात को याद रखना। ये देखो, ध्यान से देखो, ये वेनेजुएला है। वेनेजुएला सिर्फ 3 देशों से बॉर्डर शेयर करता है, लैंड बॉर्डर की बात कर रहा हूं मैं, कोलंबिया से, ब्राजील से और गुआना से। कोलंबिया इसके वेस्ट में आता है और साउथ वेस्ट में आता है,
ब्राजील साउथ में आता है और गुआना ईस्ट में आता है। इसकी कैपिटल क्या है? कैरकस है। वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? कारकस। ठीक है, याद रखना। कोलंबिया वेनेजुएला के वेस्ट में आता है, साउथ वेस्ट में आता है। ब्राजील साउथ में आता है। गुआना इसके ईस्ट में आता है। ठीक है, ये बात याद रख लेना। एक नदी बहती है, एसिकाइबो रिवर बहती है। एसिकाइबो रिवर को लेके भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसके बारे में भी अपन बाद में देखेंगे। पहले तो लैंड बॉर्डर्स देख लेते हैं वेनेजुएला की। ठीक है, 3 देशों से बॉर्डर शेयर करता है, लैंड बॉर्डर। और ये काफी सारे कैरेबियन देशों के साथ मैरीटाइम बॉर्डर भी शेयर करता है। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे किन किन कैरेबियन देश के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, मैरीटाइम वाली। लैंड बॉर्डर तो सिर्फ 3 देशों से शेयर करता है। ये साउथ अमेरिका का मैप है, देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, अब देखो साउथ अमेरिका का मैप कितना वो है। लगभग हर कंट्री ही ब्राजील से बॉर्डर शेयर कर रही है, सिवाय चिले के और इक्वाडोर के। चिले और इक्वाडोर के अलावा लगभग हर कंट्री ही ब्राजील का बॉर्डर शेयर कर रही है। इसके बारे में अपन फिर कभी बात करेंगे जब अपन ब्राजील का मैप देखेंगे। ठीक है, अभी तो वेनेजुएला का देख लो। 3 बॉर्डर कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं, कोलंबिया वेस्ट और साउथ वेस्ट में, और वेनेजुएला से बॉर्डर शेयर करता है ब्राजील साउथ में, और गुआना शेयर करता है ईस्ट में। और मैरीटाइम बॉर्डर्स काफी सारे कैरिबियन देश शेयर करते हैं। और अटलांटिक ओशन भी शेयर करता है मैरीटाइम बॉर्डर वेनेजुएला से, और कैरिबियन सी भी करता है। कैरिबियन सी अटलांटिक ओशन भी शेयर करता है मैरीटाइम बॉर्डर वेनेजुएला से। वेनेजुएला located on the northern coast of South America shares land borders with Colombia, Brazil and Guyana. Its northern boundary is formed by the Caribbean Sea and the Atlantic Ocean. Venezuela has extensive maritime borders including with Trinidad and Tobago, नीदरलैंड की कुछ ऑटोनॉमस टेरिटरीज है, अरूबा, कैराकुआ, बोनेरे एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखो स्लाइड से ये भी याद रख लो, नीदरलैंड की भी कुछ टेरिटरीज हैं कैरेबियन ओशन में, कैरेबियन सी में। ठीक है, याद रखना। और वेनेजुएला साउथ अमेरिका का नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री नहीं है। यूपीएससी सवाल पूछेगा घुमा के, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अटलांटिक ओशन कैरेबियन सी दोनों से ही बॉर्डर शेयर करता है। थैंक यू। कैसा लगा लेक्चर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।